नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक डॉक्टर, मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक डॉक्टर मरीजों के हक में अपने ही संस्थान में धरने पर बैठा है। और बिस्तर ना, हम लोग जब दिल्ली में एम्स में देखते हैं या सफदरजंग या राम मनोहर लोहिया में मरीजों की हालत देखते हैं, तो वाकई लगता है कि ये देश कहाँ जा रहा है और कहाँ हमारे नेताओं की प्राथमिकताएं चली गई हैं। लेकिन ये तब भी हमारी कल्पना से बाहर होता है कि क्या डॉक्टर खुद मरीजों के हक में उस हद तक जा सकता है जिसे हम हड़ताल कहते हैं, जिसे हम प्रदर्शन कहते हैं, जिसे हम धरना कहते हैं और आमरण अनशन कहते हैं। यह खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने चुनाव क्षेत्र बनारस से है, जहां देश के एक दिग्गज कार्डियोलॉजिस्ट और सर सुंदरलाल अस्पताल, जो कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां के कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर और बहुत मशहूर प्रोफेसर और समाजवाद से बहुत गहरा ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर ओम शंकर धरने पर बैठ गए हैं। अस्पताल के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। लेकिन क्या ये लड़ाई किसी अंजाम तक पहुंचेगी? क्या वाकई वाइस चांसलर कुछ नोटिस लेने को तैयार होंगे? क्योंकि 2 दिन तो गुजर चुका है। तो हम बात करते हैं प्रोफेसर ओम शंकर से ही कि जरा समझते हैं क्या मामला है और क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन इस पर विचार करने को तैयार है। डॉक्टर ओम शंकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्टिकल 19 इंडिया पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जब रात के 9 बज रहे हैं, आप कहाँ बैठे हुए हैं? मैं दर्शन पे बैठा हुआ हूँ और ये मेरा चैम्बर है, अस्पताल का चैम्बर, जहाँ मैं रोज मरीज को देखा करता हूँ और अपने एकेडमिक वर्क देखता हूँ। वहीं पर जमा हुआ हूँ। और आपने जो पहले मेरे इंट्रोडक्शन में कहा था, बहुत सही बात कही थी कि ये भारत में नहीं, पूरी दुनिया के इतिहास में मैं ऐसा चिकित्सक हूँ जो पहली बार नहीं, ये चौथी बार आमरण अनशन कर रहा हूँ। सबसे पहले आज से 1.5 दशक पहले मैंने 15 दिन के लिए आमरण अनशन किया था और वो लड़ाई वहीं से शुरू हुई थी कि इस देश के हर नागरिक को स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार मुहैया करते थे। और वो समय था जब यहाँ के कोई भी राजनेता स्वास्थ्य के ऊपर भाषण नहीं दिया करता था। हमने लगातार आंदोलन से उनके उनके अंदर ये स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जगाई और उसके बाद से इस देश में स्वास्थ्य के ऊपर कई सारे कार्य हुए। मेरी जो मुख्य मांगे थी उस समय कि स्वास्थ्य को, सबसे पहली मांग थी कि स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाए और हर 3 से 5 जो अगर आप देखेंगे करोड़ आबादी में एक एम्स की स्थापना की जाए। आपके कुल बजट का 10% स्वास्थ्य के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए और इस स्वास्थ्य के बजट को 10% जो आप देंगे कुल बजट का, जैसे कि हमारे यहाँ आजकल अगर आप देखें तो 50 लाख करोड़ के आसपास का हमारा एनुअल फंड होता है। और वो उसमें आप जो है कम से कम उसका जो है 10% जो है आप देंगे, यानी कि 5 लाख करोड़ जो है आप स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करेंगे और उस 5 लाख करोड़ में से 2.5 लाख करोड़ जो है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के ऊपर खर्च करेंगे। प्रिवेंटिव का मतलब प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र जो गाँव में होता है, सेकेंडरी स्वास्थ्य केंद्र जो गाँव के आस-पास होता है मूल्य स्तर पर, उन पर खर्च करेंगे। और बाकी के जो हैं 2% वो आप टर्शरी हेल्थ केयर को इम्पार्ट करने के लिए आप करेंगे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को जितने भी पूरे देश के हैं मेडिकल कॉलेज बनाए जाए और बाकी के 3% सुपर स्पेशलिटी सेंटर के साथ में लगाए जाए। ये हमारी मांगे थी जिस पर लगातार हमने 14 महीने तक सस्पेंड रहा इसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जिसमें कि बनारस में भी एम्स की स्थापना की आंदोलन शामिल थी, जिसमें जो आज तक पूरा नहीं हुआ वो। और दूसरी बात यह है कि तब आज जो यहाँ से लगातार 10 सालों से हमारे सांसद जो है प्रधानमंत्री हैं, वहाँ एक एम्स जैसा संस्थान नहीं बन पाया
और मेरे अब बहुत सारे प्रयासों के बाद जो है इनको एम्स लाइक इंस्टीट्यूट से दर्जा दिया गया। एम्स लाइक और एम्स में बहुत फ़र्क होता है, उसमें बजटीय एलोकेशन में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन जो भी एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन के नाम पर जो भी बजट बढ़ाया गया, उन बजट का इस्तेमाल आम जनता के स्वास्थ्य की जो सुविधाएँ हैं डॉक्टर उसको साहब, निश्चित अभी अभी का धरना आपने क्यों शुरू किया? आपकी वो अभी सब की एक डिमांड? दूसरे से रिलेटेड है, बस 2 मिनट समय दें, मैं 2 मिनट में आपको पूरी चीज़ें बता दूँगा, फिर उसके धरने पे आ जाऊँगा। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जो फंड दिया गया सरकार के द्वारा, उसका दुरुपयोग शुरू हो गया। यानी कि उसका उपयोग होना था आम जनता के विकास के लिए, उनकी स्वास्थ्य सुविधाएँ बेहतर बनाने के लिए, लेकिन उस धन का दुरुपयोग यहाँ के अधिकारीगण जिसमें कि चिकित्सा अधीक्षक और से लेकर कुलपतिगण सभी शामिल हैं। उसमें जैसे कहीं फर्श के ऊपर आपका मार्बल लगा हुआ है, तो उसके ऊपर जो है ग्रेनाइट लगाकर पैसों फिर से ऊपर से पैसों का दुरुपयोग किया, उसका बंदरबांट चला और जो सुविधाएँ आम जनता को उस पैसों से मिलना चाहिए था, वो उससे मरहूम रहे। उसके बाद क्या हुआ कि हृदय विभाग से अब मैं आपको बातें बताता हूँ कि हृदय विभाग से संबंधित क्या समस्या थी। तो ये आंदोलन का बेसिक उद्देश्य ये था कि हृदय विभाग में जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं वो बेहतर किया जाए। वो इसलिए ये लड़ाई थी क्योंकि आज हर तीसरा व्यक्ति जिनकी मौत हो रही है हमारे देश में वो व्यक्ति हृदय की बीमारी से ग्रसित है। और उसी आंदोलन के तहत एक यहाँ पर बेड की कमियों को दूर करने के लिए सुपर स्पेशलिटी भवन बना। हुँ। यानी कि उसका उद्देश्य था जो वर्तमान की जो एक्जिस्टिंग स्वास्थ्य सेवाएँ हृदय संबंधित थी, उसको बढ़ाना। और इसमें इस कड़ी में यहाँ जो चिकित्सा अधीक्षक हैं, जो कि धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके ऊपर वो एक आपराधिक मतलब जो चीज़ है वो साबित हो चुका है। वो ब्लड बैंक के पहले इंचार्ज हुआ करते थे। मेडिसिन के प्रोफ़ेसर बन के ब्लड बैंक के इंचार्ज बन नहीं सकते थे, लेकिन वहाँ भी जबरन बने हुए थे, बिना किसी नियुक्ति के स्वघोषित इंचार्ज थे। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे अनियमितताएँ की थी और उसमें इनको अपराधी घोषित किया गया था। उस अपराधी घोषित होने के बाद पहले 2016 में सभी मेडिकल स्टूडेंट को वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन कुछ दिन के बाद पुनः वो मेडिकल स्टूडेंट बन जाते हैं और इसमें और खुलेआम जो है भ्रष्टाचार फैलाते हैं। लगातार तत्कालिक नियुक्ति हुई थी, लगातार 3 साल से ज़्यादा समय तक वो चिकित्सा अधीक्षक बने हुए हैं। और चूँकि मैं पहले बार भी ब्लड बैंक से रिलेटेड जो उनकी अनियमितताएँ थी जिसके विरुद्ध मैंने आंदोलन किया था, तो वो ये ठान के रखे थे कि हृदय के रोगियों को तो मैं बेड नहीं दूँगा, चाहे ये डॉक्टर ओम शंकर कुछ भी कर ले। लेकिन ये समझने की बात है कि डॉक्टर ओम शंकर अपने परिवार के सदस्यों के लिए और खुद के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। ये जो हृदय के रोगियों को जो सुविधाएँ कम थी और जो नए भवन में मिली थी, उससे सेवाओं के विस्तार की बात थी। उन्होंने एक से एक बहाने करने लगे। यहाँ पहले हमारे पास 43 बेड थे और एडिशनल 41 बेड नए भवन में मुझे आवंटित हुए। तो इन्होंने कहा कि 47 प्लस 41 88 नहीं करना है। आपको 47 देना होगा तब मैं 41 दूँगा। यानी आपके बेड बढ़ने के बजाय घट जाएँगे। जबकि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो हमारे यहाँ 1 महीने में 400 पेशेंट ओपीडी में दिया देखा करते थे। आज हम अपने रोज़ के ओपीडी में 400 पेशेंट देखते हैं। कितने गुने 25 से 30 गुने पेशेंट जो है लोड बढ़ गया है। और ख़ास करके पोस्ट कोविड काल में और पोस्ट वैक्सीनेशन काल में अगर आप देखें तो लोगों की चलते-फिरते मौतें हो रही हैं। उसके बाद एक कमिटी बैठी कि भाई इसको क्या किया जाए, डॉक्टर ओम शंकर ये कह रहे हैं और चिकित्सा अधीक्षक कह रहे हैं इनको बेड नहीं मिलना चाहिए। तो कमिटी ने यूनानिमसली मतलब मेजॉरिटी वोट से ये डिसाइड किया कि डॉक्टर ओम शंकर जो कह रहे हैं कि इनको 90 बेड मिलना चाहिए, वो जायज़ है। और ये बेड उनको नए भवन जो बना है, संपूर्ण भवन जो है, संपूर्ण बेड नए भवन में दिया जाए और जहाँ ये पुराने भवन में पहले से थे, वो बेड उनके बदले छोड़ देंगे। तो इस पर हमारी सहमति हो गई और इसमें ये निर्णय हुआ कि संपूर्ण नए भवन में चौथा तल्ला, आधा 5वां तल्ला हृदय विभाग को आवंटित हो। 5 महीने बीत गए, फिर भी चिकित्सा अधीक्षक ने उसको लागू नहीं किया। तो फिर मैं मार्च महीने में पिछले हफ्ते में आंदोलन के लिए नोटिस दी क्योंकि कई सारे उस बीच में हमने डीसी साहब को लेटर लिखे जो सबसे उच्च अधिकारी हैं जिनके अधीन ये आता है और इस अधिकारी के भ्रष्टाचार के सबूत सहित इनको इनके ऊपर कार्रवाई के लिए लिखा। लगातार 2 ढाई सालों से। हाँ, लेकिन मैंने डीसी साहब पढ़ा ने इनके कि विरुद्ध कोई आपने कार्रवाई नहीं की।
वाइस चांसलर को लिखा, आपने डीएम को लिखा, आपने जी, रजिस्ट्रार को लिखा, सबको तो लिखा, उस सब, कोई पर उस ऐसे पर नहीं है क्या जिनको जवाब आया? मैंने ना। जी, उस पर जवाब क्या आया? कुछ नहीं जवाब, कोई जवाब नहीं। जवाब ही नहीं है ना, क्योंकि भ्रष्टाचार के सबूत के साथ अगर आप लिखेंगे तो क्या जवाब होगा? और डॉक्टर दूसरी साहब, बात ये है कि थोड़ा-सा जी, ये बुरा लगने वाला सवाल है, जी, लेकिन मरीज़ों के लिए मैं मतलब बहुत मतलब पिछले 4 दशक में मैं पहली लड़ाई देख रहा हूँ कि कोई डॉक्टर, वो भी सरकारी अस्पताल का डॉक्टर, मरीज़ों को बेड दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है। तो पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से, आर्टिकल 19 की तरफ से आपको इस लड़ाई के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। लेकिन जो धन्यवाद। सवाल है, वो सवाल ये है कि आपको अस्पताल के आपके साथी डॉक्टर भी, कुछ मरीज भी, कुछ एक्टिविस्ट टाइप के लोग भी, यूनिवर्सिटी प्रशासन भी, कुछ लोग आपको पागल कहते होंगे। हाँ, कुछ लोग नहीं, ज़्यादा देखिए क्या है कि जो भी व्यक्ति लीग से हटकर कार्य करे उसको पागल ही समझा जाता है। और दुनिया में जो भी व्यक्ति कुछ भी अनयूजुअल किया है, यानी लीग से हटकर किया है, उसी ने बदलाव भी लाए हैं। चाहे वो बिल्कुल। भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, आइंस्टीन हो, गांधी जी हो, ऐसे ही लोग बदलाव लाते हैं। नदी के धारा में बढ़ने वाले लोग कभी कोई बदलाव नहीं लाते। तो आप उसको पागल कह सकते हैं, दीवाना कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, और उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपके कहने का और लोगों के समझने का तरीका हो आपको सकता है। आपको मेडिकल फ्रेटर्निटी का समर्थन मिल रहा है? आप जैसे कि आके हर समय, हर जो समिति में हर तरह के लोग होते हैं, और आज के समय में उनको कितना बोलने की हिम्मत है, ये आपसे ज़्यादा कौन समझ सकता है। आप एक रोज़ पत्रकार हैं, सबको देखते हैं कि इस देश में आज लोग बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। बहुत लोगों का मानसिक समर्थन ज़रूर है हमारे साथ, लेकिन वो हमारे बीच में आकर बोलेंगे या खड़े होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये सबसे पहले जानने की है। ये आम जनता के स्वास्थ्य, मौलिक अधिकार और जीवन जीने के संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ाई है, और पूरी दुनिया में ये अनोखी और पहली लड़ाई है। ऐसा कोई ना, तो पहले किसी चिकित्सक, खास करके कार्डियोलॉजिस्ट या किसी चिकित्सक ने अलग-अलग दुनिया के हिस्सों में पढ़े-लिखे लोगों ने अपने पद पे आकर स्वास्थ्य और शिक्षा की महत्व को समझते हुए वहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर किया। लेकिन कोई आमरण अनशन किया हो, ये अनोखा है, ऐसा कोई वो इतिहास हम नहीं लोग है। कर रहे हैं। और इसमें जो मैं दूसरी बात कह रहा था कि इसके बाद जो मार्च महीने में जब ये लागू नहीं हुआ, तो हमने आमरण अनशन की बात कही। तो आमरण अनशन के बाद यहाँ के जो निदेशक महोदय थे, उससे हमारी डीन महोदय के उस बार कई सारे चरणों में वार्ताएँ हुई, और उस वार्ता में फाइनली निर्णय आया कि जो कमिटी ने पहले निर्णय लिया था, यानी कि हृदय विभाग को संपूर्ण चौथा तल्ला और आधा 5वां तल्ला नए भवन का दिया जाए, उसके बदले हृदय विभाग जो है पुराने अस्पताल में जो जगह है उसको छोड़ देंगे, और इस पर हमारी आपसी सहमति हुई थी, और हम इससे सहमत थे। लेकिन फिर से ये 8 तारीख की बात है जब हमारी सहमति बन गई थी, 8 मार्च को, और इसको लागू होना था 9 मार्च से। फिर 1 हफ्ते बीत गए, फिर लागू नहीं किया चिकित्सा अधीक्षक ने। फिर मैंने एक नोटिस दिया उनको, मतलब अवगत कराया कि भाई आपको इमीडिएट इफेक्ट से लागू होना था। फिर 1 हफ्ता बीत गया, आपने नहीं किया। फिर वो चुप रहे, शांत रहे। फिर 2 हफ्ते और हुए, फिर मैंने एक लेटर लिखा। फिर उन्होंने 1-2 दिन कुछ नहीं किया, लेकिन तीसरे दिन क्या किया कि निदेशक महोदय, जो कि किसी भी संस्थान के सबसे सर्वोच्च पद पर आसीन होते हैं और उनका पावर सबसे ज़्यादा होता है, और दूसरी ये बात कि बेड डिस्ट्रीब्यूशन के अधिकार भी उन्हीं के पास होते हैं, और उन्होंने बेड डिस्ट्रीब्यूशन कमिटी के आधार पर और हमारी आपसी सहमति से हृदय विभाग को किए थे। लेकिन जो उनके नीचे के अधिकारी हैं, चिकित्सा अधीक्षक, उन्होंने इसे साफ मानने से इनकार कर दिया। न सिर्फ निदेशक महोदय के आदेश को मानने से इनकार कर दिया, बल्कि उनके विरुद्ध में जाकर ये बेड किसी और को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, और अब मज़ेदार बात ये है कि चिकित्सा अधीक्षक महोदय को, जो कि एक भ्रष्ट व्यक्ति, सत्यापित भ्रष्ट व्यक्ति हैं, एक अपराधी हैं, उनको बेड डिस्ट्रीब्यूशन का कोई कानूनी अधिकार ही नहीं। डॉक्टर साहब, आपको एहसास है कि आप प्रधानमंत्री
की कॉन्स्टिट्यूएंसी में धरने पर बैठे हुए हैं और बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है उनका, बीएचयू का और सर सुंदरलाल अस्पताल का, और बहुत सारा पैसा भेजने का वो दावा करते हैं। तो आप पर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा आने वाला है, खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आने वाला नहीं, हमेशा ही पिछले 15 साल से मैं आंदोलन कर रहा हूँ और स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार के लिए आंदोलन कर रहा हूँ। कई बार आंदोलन अनशन कर चुका हूँ, 14 महीने सस्पेंड रह चुका हूँ, फिर नौकरी में आया, फिर से आंदोलन किया, फिर आंदोलन किया, तो और आज चौथी बार फिर कर रहे हैं। तो ये प्रेशर झेलने की अब आदत हो गई है और मुझे पता है कि क्या प्रेशर आएंगे और उससे कैसे निपटा जाना चाहिए, क्योंकि मेरा उससे कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, मेरा कोई निजी स्वार्थ उससे जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इस प्रेशर का मेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ता नहीं। और जितनी भी लड़ाइयाँ हमने लड़ी, क्योंकि वो भी समझते हैं कि मैं गलत व्यक्ति नहीं हूँ, ईमानदारी से भविष्य की भलाई चाहता हूँ, तो आज नहीं कल, ऐसे नहीं वैसे, वो बात तो मानते ज़रूर हैं। लेकिन ये मामला बहुत ही गंभीर इसलिए है कि एक अपराधी क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे सम्मानित यूनिवर्सिटी के एक सम्मानित पद पर बैठ सकते हैं? क्या उस यूनिवर्सिटी के जो सबसे सर्वोच्च पद पर आसीन जो कुलपति महोदय है, वो ऐसे भ्रष्टाचारियों का खुलेआम संरक्षण कर सकते हैं, जो बार-बार मेरे पत्र लिखने और एविडेंस देने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करे? होना ये चाहिए था कि जब हमने सबूत पेश किए तो सबसे पहले उनको चिकित्सा अधीक्षक के पद से हटाना चाहिए था, उसके बाद उनको नौकरी से सस्पेंड किया जाना चाहिए था, कमिटी गठित कर उनके विरुद्ध जाँच की जानी चाहिए थी और इनको नौकरी से बर्खास्त कर जेल भेजा जाना चाहिए था। लेकिन 3 साल तक उनका पोषण किया और सबसे मज़ेदार बात ये है, यहाँ के कुलपति जी का जो कार्यकाल होता है, वो 3 साल का ज़्यादातर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पीरियड। यहाँ पर अगर कोई डीन साहब की नियुक्ति होती है, तो वो मैक्सिमम 3 साल के लिए होती है। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी हूँ, मेरी नियुक्ति 3 साल के लिए मैक्सिमम है। लेकिन एक ऐसे चिकित्सा अधीक्षक जो पहले से अपराधी है, जिनकी क्षणिक मतलब काम चलाऊ नियुक्ति हुई थी, वो 3 साल गुज़र जाने के बाद भी आज तक इतने सारे भ्रष्टाचार और अपराध के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे गरिमामयी यूनिवर्सिटी के एक इम्पोर्टेंट पद पे बैठे हुए हैं और जिनका कार्य मरीजों को सेवाएँ उपलब्ध करना था, वो मरीजों के सामूहिक नरसंहार में शामिल हैं। और अगर इस तरह से आपकी बात, उन गरीब लोगों की बात आपके सामने, मैं एक चिकित्सक हूँ और जो आपको कहा एक मानवीय इसी चिकित्सक हूँ, इसी मतलब सवाल चिकित्सक पर लोगों को मैं आ रहा था डॉक्टर साहब कि मैंने पढ़ा कि 2 साल में लगभग 30,000 मरीज जो हैं वो बिस्तर ना होने की वजह से लौटाए जा चुके हैं। नहीं, बिस्तर और होते हुए ना होने की वजह से, इसमें पूरा फ़र्क है। बिस्तर चलिए खाली है। कर देता हूँ, बिस्तर हाँ। होते हुए भी उनको बताया गया कि नहीं हम कर सकते आपका इलाज, तो उनको लौटा दिया गया। ये मरीज किस तबके के होते हैं? उनका सोशल बैकग्राउंड, यहाँ उनका पर अगर आप सोशल स्ट्रक्चर देखें तो 80-90% बेचारे गरीब व्यक्ति होते हैं जो हमारे पास आते हैं और जब मैं किसी को ये कह देता हूँ कि मैं आपको बेड नहीं दे पाऊँगा, तो इसका मतलब है इनके लिए एक मौत का फरमान है, इस तरह का होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें से हज़ारों ऐसी जानें थी जो उन बिस्तरों पर भर्ती कर बचाई जा सकती थी जिनकी जानें। और जिनकी जानें इस अपराधी चिकित्सा अधीक्षक की वजह से चली गई। उसमें से एक व्यक्ति ने तो आधिकारिक तौर पर कंप्लेन भी किया कि बिस्तर रहते हुए मुझे बेड नहीं मिला और मेरी दादी की मृत्यु हो गई और इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। कार्रवाई के लिए अनुशंसा भी की गई। उसके बाद ये भी कहा गया उस जाँच में कि आपराधिक मुकदमे जो है चिकित्सा अधीक्षक के विरुद्ध दर्ज किया जाए, लेकिन कुछ नहीं, सब सिफ़र। कुछ उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। वो सभी से ऊपर है, कोई संविधान को नहीं मानते, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक्ट और इंस्टीट्यूट की धज्जियाँ उड़ाते हैं। वो अपने सुपीरियर अधिकारी की बात नहीं सुनते हैं और इस सब के पीछे है चिकित्सा अधीक्षक और कुलपति जी का एक रिश्ता और वो रिश्ता क्या कहलाता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी कहलाता है, वो अपराधियों का संरक्षण ज़रूर कर रहा है और उससे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ना सिर्फ गरिमा धूमिल हो रही है, बल्कि हज़ारों लोगों के जीवन जीने के मौलिक अधिकार के साथ खिलवाड़ हुआ है और हज़ारों लोगों की जानें गई है। मतलब चिकित्सा अधीक्षक जो है, वो सामूहिक नरसंहार
कि एक अपराधी है और वित्तीय और बाकी जो अपराधी हैं वो तो है ही है। अपने पद के दुरुपयोग के अपराधी हैं, वो है ही है। अनुशासनहीनता के अपराधी हैं, वो तो है ही है। इतने सारे अपराध और वो व्यक्ति आज भी बने हुए हैं। तो इसलिए ये आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो 2 है। पहला, कि इस अपराधी शिक्षा अधीक्षक को तुरंत प्रभाव से पद से हटाया जाए। दूसरा, इनके विरुद्ध एक अपने ना सिर्फ वो पद से हटाया जाए, बल्कि वो जो एक प्रोफ़ेसर है, उसके लिए भी उसको सस्पेंड किया जाए, उनकी अनियमितताओं के लिए। और तीसरा, उनके कार्यकाल में किए गए उन्होंने यहाँ के जो सबसे फ़ायदे एक विंग थे जिनको कि जाँच घर था, उनको भी निजी हाथों में दे दिया है और जहाँ की गलत रिपोर्टें आज आने लगी है और व्यक्तिगत लाभ के अलावा कुछ नहीं हो सकती है। वो ऐसे और भी बहुत खरीदों में अनियमितताएँ के आरोप हैं। सबकी एसआईटी बना के जाँच की जाए और उस व्यक्ति को सही जगह जेल में पहुँचाया जाना चाहिए। और दूसरी डॉक्टर बात ये साहब, है कि जो निदेशक महोदय ने जो हृदय विभाग को कमिटी के रिकमेंडेशन के आधार पर संपूर्ण चौथा तल्ला और आधा 5वां तल्ला बेड डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो तत्काल प्रभाव से हृदय विभाग को आवंटित किया जाए और उसके बाद ही हम अपना आमरण अनशन छोड़ेंगे, ताकि जो रोज़ हमारे आँखों के सामने गरीब लोगों, कमज़ोर लोगों, लाचार लोगों की मौतें हो रही है, वो जानें बचाई जा सके और मानवता एक बार फिर से स्थापित हो और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसी चिकित्सा अधीक्षक अपराधी के गुंडागर्दी से नहीं, बल्कि भारतीय संविधान और इस देश के एक्ट इंस्टीट्यूट के साथ विधि-विधान से चले। और डॉक्टर साहब, मैंने कुछ तस्वीरें देखी जिसमें आप ज़मीन पर बैठकर ओपीडी में मरीज़ों को देख रहे हैं। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? क्योंकि आंतरिक तौर पर आपको बहुत बड़ा विरोध झेलना पड़ेगा। ब आंतरिक और बाहर से विरोध से तो मैं कभी डरता नहीं हूँ क्योंकि इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। मैं आम लोगों के हित की लड़ाई कर रहा हूँ और प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद हैं। और मुझे नहीं लगता है कि वो भी ऐसा चाहेंगे कि गरीब लोगों को उनके जीवन जीने का अधिकार नहीं मिले। हो सकता है कि ये उनके संज्ञान में इतनी गंभीरता से नहीं उठी हो पहले आवाज़। मुझे लगता है कि इस बार के आवाज़ जो है सही तरीके से उनके समक्ष पेश किए जाएँगे और जो भी दोषी हैं उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और वो अपने क्षेत्र और आस-पास के 4-5 राज्यों से जो लोग इलाज कराने आते हैं, उनके साथ न्याय करेंगे और उनके स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को मुहैया करवाएँगे। डॉक्टर साहब, आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है, आपको नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है, आपको ज़बरदस्ती उठाया जा सकता है। इन सब चीज़ों के लिए आप तैयार हैं? क्या है कि ऐसा किया जा सकता है वाली बात नहीं है, ये सब मैं पहले ही आंदोलन में झेल चुका हूँ। मेरे विरुद्ध झूठे मुकदमे कराए गए थे, वो खत्म हो गए क्योंकि वो झूठे थे। मुझे 14 महीने सस्पेंड करके रखा गया था। मुझे सैलरी तक नहीं दी गई थी, जो सब्सिडेंस अलाउंस जो मेरा हाफ सैलरी होता है, वो नहीं दिया गया था 14 महीने तक। और मुझे अपराधियों की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में नज़रबंद कर दिया गया था, जैसे मैं कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हूँ, स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार माँगना जो है कोई अंतर्राष्ट्रीय अपराध हो। तो ये सब तो मैं पहले झेल चुका हूँ, तो मेरे लिए मैं मानसिक तौर पर अगर इस नौकरी को अगर प्रेम करता अपने जो दायित्वों के ऊपर, तो मैं पहले दिन से आंदोलन नहीं करता, मैं हथियार डालकर ही यहाँ पर उसी में रच बस गया होता जैसे कि अन्य लोगों ने अपने हथियार डाल रखे हैं। जो गलत को गलत कहने में संकोच करते हैं और सही के पक्ष में खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटाते हैं। मुझे लगता है कि जीवन कितनी लंबी हो, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जीवन में आपने कितने सही कार्य करके उस जीवन को अलविदा कहा है। इसलिए मैं अपने जीवन को भी त्याग करने के लिए जब आमरण अनशन कर चुका हूँ और कर रहा हूँ, तो इस सब से मैं काफ़ी ऊपर उठ चुका हूँ। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल कि आप अपने साथी डॉक्टरों, जो लोग भी इस आपके इस इंटरव्यू को, इस वीडियो को देश के और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में देख रहे होंगे और जो वाक़ई जो पूरा हेल्थ सिस्टम है, उसको प्राइवेट हाथों में सौंप दिए जाने के समर्थक हैं, न केवल समर्थक हैं बल्कि उसके लाभार्थी हैं। विरोध करना तो बहुत दूर की बात है। उनके लिए आपका अगर कोई संदेश हो, कोई अपील हो आपकी?
उनके लिए संदेश यही है कि मानव जीवन बहुत ही बहुमूल्य है, कई बार आपको नहीं मिलेगा और चिकित्सक के रूप में जो आपको एक मानव सेवा का जो बहुमूल्य अवसर मिला है, उसको ऐसे व्यर्थ नहीं करें। पैसा अगर कमाना था तो आपको चिकित्सक नहीं बनना था। अगर आप चिकित्सक बने हैं, तो आपको सेवा भाव दिल के अंदर मानवता के साथ रखनी चाहिए और वैसे भी जो अपराधी चिकित्सा अधीक्षक हैं, उनके लिए भी मैं यही कामना करता हूँ कि उनके अंदर की मानवता जगे और वो मनुष्य को मनुष्य समझकर रोगी और लाचार और बीमार के जीवन जीने के अधिकारों के लिए साथ में खड़ा हो क्योंकि कोई भी देश तब तक मजबूत और जो आप कहते हैं विश्व गुरु नहीं बन सकता है, जब तक आप उस देश के हर नागरिकों को स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों के मौलिक अधिकार मुहैया करवा दें। और वो भी सरकारें, चाहे कितने भी दावे कर दें कि ये देश विकसित हो गया है, वो तब तक वास्तविक रूप से विकसित नहीं होगा, जब तक कि विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य का यूनिफ़ॉर्म इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी हेल्थ केयर सभी लोगों को मुफ्त में उपलब्ध हो, स्वास्थ्य के, शिक्षा के मौलिक अधिकारों के द्वारा। तभी हमारा देश मजबूत होगा, तभी हमारा समाज मजबूत होगा, तभी हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा और व्यक्ति मजबूत होगा। तभी एक आप मानव को एक बहुमूल्य मानव बनाकर पूरी दुनिया में इस देश की जो सम्मान है, इज़्ज़त है और प्रतिष्ठा है और ये है असली रास्ता, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुँचा पाएँगे। तो ये थे प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर। जो लोग भी इस आवाज को सुन रहे हैं या इस आवाज के बारे में सुन रहे हैं, आप सब लोगों से मेरी अपील है कि आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हो, आप डॉक्टर प्रोफेसर ओम शंकर के साथ खड़े होइए, उनका संबल बनिए। आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख सकते हैं, आप स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिख सकते हैं, आप राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर ओम शंकर जैसी आवाज़ों को बचाया जाए और न केवल बचाया जाए, बल्कि इसको मज़बूत किया जाए। ऐसी बहुत सारी आवाज़ों को इस देश को ज़रूरत है और वाक़ई दुनिया के इतिहास में मैं एक बार फिर से इसको दोहराना चाहूँगा कि ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि किसी सरकारी अस्पताल का इतना बड़ा डॉक्टर अपने मरीज़ों के हक़ में धरने पर बैठा है, आमरण अनशन पर बैठा है। तो हमारी सामूहिक ज़िम्मेदारी बनती है कि हम डॉक्टर प्रोफ़ेसर ओम शंकर जैसे लोगों के साथ पूरे नैतिक बल के साथ खड़े हों। डॉक्टर साहब, आर्टिकल 19 से बातचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और आपको आपके आंदोलन के लिए शुभकामनाएँ।